आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में पुनः सभी का स्वागत है। सभी मित्रगण ऑनलाइन हो जाएं और एक दूसरे को शेयर करें। प्रत्येक रविवार को हम लोग न्याय धर्म सभा का ये लाइव कार्यक्रम संचालित करते हैं, जिसमें न्याय का प्रचार प्रसार प्रमुख उद्देश्य है। न्याय धर्म सभा न्याय स्थापना अभियान का संचालन विगत 3 दशकों से भी अधिक समय से कर रही है और ये अनंत काल तक ऐसा ही चलता रहेगा। न्याय को स्थापित करना और उसे सुरक्षित बनाए रखना, ये न्याय धर्म सभा का उद्देश्य है। न्याय को सामाजिक रूप से और राष्ट्रीय तल पर राजनैतिक रूप से स्थापित करने का ये अभियान निरंतर गतिशील है और सभी लोग प्रोग्राम को शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पूरे देश में इसे जन जन तक पहुंचाना है। न्याय सबकी भूख और प्यास है। न्याय के बिना कोई भी देश या नागरिक प्रसन्न नहीं रह सकता, खुश नहीं हो सकता। समाज में शांति, राष्ट्र में संतुलन स्थापित नहीं हो सकता। न्याय ही संतुलन है। सभी प्रकार के संतुलनों का संतुलन न्याय कहलाता है। समस्त व्यवहारों में संतुलन स्थापित हो, ये न्याय का उद्देश्य होता है और संतुलन यानी बैलेंस या तराजू न्याय का प्रतीक भी है। आज एक गगन जी का प्रश्न है। गगन जी दुर्ग से हैं। छत्तीसगढ़। उनका प्रश्न है, निजीकरण क्या है? ये निजीकरण सरकार के हित में है या नागरिकों के हित में है? यदि नागरिकों के हित में है तो किस क्षेत्र में निजीकरण नागरिकों के हित में है और किस क्षेत्र में ये निजीकरण नागरिकों के हित में नहीं है? ये गगन जी का प्रश्न है। गगन जी न्याय धर्म सभा के एक कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी भी हैं और उनका प्रश्न वर्तमान भारत की जो राजनैतिक दशा है उसको लेकर है।
वर्तमान खासतौर से भाजपा सरकार जो दूसरे सत्र में सत्ता में आई है, उसके द्वारा बड़ी तीव्र गति से सभी चीजों का निजीकरण किया जा रहा है। सरकार के हाथ में जो भी कार्य थे और बड़े महत्वपूर्ण कार्य जो जैसे शिक्षा और बहुत सारे रोजगार संबंधी कार्य और सुविधाएं जैसे रेलवे, यातायात, परिवहन आदि सभी तमाम रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे और भी बहुत कुछ सब निजीकरण की तरफ जा रहे हैं। बैंक, बीमा कंपनियां और तरह तरह के उद्यमों को निजीकरण की ओर ले जाया जा रहा है। प्रायः सभी सरकारी सेवाएं निजीकरण की तरफ जा रही हैं। तो इसी बात को ख्याल में रखते हुए शायद उनका प्रश्न है कि निजीकरण, पहले तो लोग इस शब्द को ही समझ लें कि निजीकरण जैसा कोई शब्द नहीं होता। निजीकरण को अंग्रेजी में प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। तो कोई ऐसा निजीकरण या प्राइवेटीकरण, प्राइवेटाइज करना, ऐसा कोई मौलिक ऐसी कोई बात नहीं है। निजी क्या होता है? निजीकरण का मतलब क्या? सब लोग अपना अपना निजी स्कूल खोल लेंगे अपने अपने बच्चों के लिए। तो ये निजीकरण जैसा कोई शब्द वास्तव में सामाजिक या राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य में होता ही नहीं है, लेकिन ये गढ़ लिया गया है, वास्तविक नहीं है। हाँ, तो फिर क्या है? फिर हो क्या रहा है कि निजीकरण नहीं हो रहा है? तो सरकारीकरण और निजीकरण, दो प्रकार की बातें कही गई। तो फिर निजीकरण अगर सरकार नहीं कर रही तो क्या कर रही? वास्तव में वो वाणिज्यिकीकरण है, राजकीय कार्यों का वाणिज्यिक क्षेत्र में हस्तांतरण। तो ये हस्तांतरण है कार्यों का राजकीय क्षेत्र से वाणिज्यिक क्षेत्र में, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर से किधर जाना है? कमर्शियल सेक्टर में। तो निजी दर पर कोई अपने अपने घर में मैं स्कूल नहीं खोलने वाला है निजीकरण में, या निजी दर पे कोई आदमी अपना निजी बैंक अपने घर के लिए खोल लेगा, निजी स्कूल खोल लेगा, निजी अस्पताल खोल लेगा, निजी सड़क अपनी, सभी लोग अपनी निजी हर नागरिक सड़क बनाएगा। तो दिस इज नॉट द मीनिंग ऑफ दैट प्रोसेस। तो दैट इज वाई you may say it commercialization and not privatization. So this is not a type of privatization because no private persons are going to open their own school for their own children, for their own house,
तो this is not going to be privatized, but this is going to be shifted into the commercial field. So this will be shifted, handed over to commercial persons. So the government is going to hand over all these responsibilities to the commercial persons. और अब जब ये कमर्शियल पर्सन, वाणिज्यिक प्रवृत्ति के लोग जो है, वो वाणिज्यिक क्षेत्र कैसे होता है? वाणिज्यिक लाभ हानि आधारित होता है। तो जब लाभ हानि आधारित होगा तो ये लाभ हानि आधारित जो काम होता है वो कोई सर्विस सेक्टर में नहीं आता, सेवा के क्षेत्र में नहीं आता। वो सेवा का सेव माने तो होता है बचाना। तो ये सेवा जो है, सेव धातु माने किसी की रक्षा करना। तो कोई कमर्शियल आदमी रक्षा क्यों करेगा? वो अपने प्रॉफिट और लॉस पर आधारित काम करेगा कि आपकी रक्षा के हिसाब से करेगा, आपके हितों की रक्षा करेगा। क्यों रक्षा करेगा? तो वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है। कमर्शियल पर्सन्स न सोशली ऐसा रिस्पॉन्सिबल है और न लीगली रिस्पॉन्सिबल है कि ही इज टू सर्व द पब्लिक, ही इज टू सेल हिज ओन प्रोडक्ट्स। तो दिस प्रोडक्ट किसी भी तरह का हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है कि एक कोई कमर्शियल आदमी है तो वो कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी उत्पाद अपना बेच सकता है। अब वो उसका उत्पाद की सेलिंग है, जो भी उत्पादन कर रहा है उसको बेच सकता है। तो ही कैन सेल फॉर एनी प्रॉफिट। तो उसका मोटो तो प्रॉफिट ही होता है, लॉस किसी का मोटो होता नहीं कि घाटा उठाए या नो प्रॉफिट नो लॉस पर काम करे। वाई? कमर्शियल आदमी ऐसा क्यों करेगा कि नो प्रॉफिट नो लॉस पर काम करे या मिनिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट पर काम करे? तो कमर्शियल आदमी का तो उद्देश्य होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो here the motto is maximization of profit, then why to expect कि ये जो है आपके लिए आपके हितों के अनुरूप काम करेगा? तो हितों के अनुरूप तो फिर माइनस भी हो सकता है। अगर आपके हित के लिए कोई काम कर रहा है, आप बीमार हैं, आपको ठीक करना यदि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो और आपके पास पैसा नहीं है तो वो आपको क्यों देगा वो सर्विस? क्यों आपको इलाज के लिए भर्ती करेगा? इफ यू आर नॉट एबल टू पे हिज बिल्स, तो हाई शुड ही गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू हैव प्रॉपर ट्रीटमेंट इन हिज हॉस्पिटल। इफ द हॉस्पिटल इज ए कमर्शियल हॉस्पिटल, तो एनी कमर्शियल हॉस्पिटल कैन नॉट बी held responsible to provide the services to save your interest. I should provide you. तो कमर्शियल सेक्टर से ये अपेक्षा ही व्यर्थ है कि वो आपको सेवा देगा, आपके बच्चों को शिक्षा के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। नहीं, वो तो कोई भी चाहे आप फेल हो पास हो कुछ भी करें हो तो अपना उसे चलाना, जिस चीज में ज्यादा फायदा होगा वो चीज में पढ़ाने लगेगा। उसके हित के लिए क्या है इस बात से मतलब है। तो प्रॉफिट मोटो है, तो प्रॉफिट जिस चीज में होगा वो करेगा वो। और ये चीजें गवर्नमेंट सेक्टर में तो करीब 4 चीजें वास्तव में गवर्नमेंट सेक्टर में होती है और उनकी जरूरत है। वो काम अनिवार्य और अपरिहार्य है। पहला, जनता को शिक्षा देना, विद्या सुलभ कराना।
ज्ञान और गुण देना, शिक्षा प्रशिक्षण हर प्रकार का सुलभ कराना उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। तो टू प्रोवाइड द एजुकेशन टू पब्लिक, देन द सेकेंड ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट is to provide proper employment to every citizen, proper employment। तो एक न्यायोचित रोजगार प्रत्येक व्यक्ति। अब कोई कमर्शियल पर्सन कैसे आप रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे कि वो रोजगार देगा आपको, और क्यों रोजगार देगा? वो नौकरी दे सकता है आपको, रोजगार क्यों देगा? रोजगार तो फैक्ट्री है, तो कोई कमर्शियल आदमी आपको फैक्ट्री दे देगा? कोई कमर्शियल आदमी आपको ट्रक दे देगा अपना? वो क्यों दे देगा? कमर्शियल आदमी आपको अपनी दुकान देगा या दुकान में नौकरी दे सकता है? क्या दे सकता है? और दुकान देगा तो मिल्कियत ही खत्म हो जाएगी उसकी, तो फिर वो कमर्शियलाइजेशन, कॉमर्स ही खत्म हो जाएगा उसका। तो any commercial person cannot provide you the justifiable employment. A proper employment cannot be provided by any commercial person because he is not responsible. He cannot be held responsible. You cannot एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम कि वो आपको प्रॉपर रोजगार दे। क्यों दे? वो सवाल ये है, जब उसका सिद्धांत ही क्रय विक्रय पर आधारित है, सेल परचेज पर आधारित है। गवर्नमेंट सेक्टर में सेल परचेज नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर में सेल परचेज, शिक्षा सेलर नहीं है। गवर्नमेंट एजुकेशन सेलर नहीं है। Government is not going to sell you any type of education. They are going to serve you. तो privatization of schools, privatization of hospitals, वो ऑपरेशन करके मैक्सिमम आपसे फीस वसूल करने का प्रयास करेगा जिससे कि उसका प्रॉफिट उस साल का अधिक हो। अब आप उसको कह रहे हैं कि आप प्राइवेट आप चिकित्सा सुलभ कराइए, प्राइवेट आप शिक्षा सुलभ कराइए, तो कमर्शियल आदमी क्यों ऐसा करेगा? वो शिक्षा क्यों दे, रोजगार क्यों दे, और आपको आवश्यक सुविधाएं वो क्यों दे? अगर वो देगा तो सेल करेगा, आपको बिजली सेल की जाएगी, आपको सड़कों पर चलना सेल किया जाएगा। तो हर जगह पे एक सड़क में टोल प्लाजा लगा मिलेगा। टोल प्लाजा लग जहां से आपसे 200, 250 रुपये वसूल किए जाएंगे। काहे के? तो कहेगा हमने सड़क बनाया तो फ्री में आपको क्यों चलने दें? तो आप अपने देश में ही चल ना पाएंगे। तो गवर्नमेंट सेल नहीं करती, और गवर्नमेंट भी अगर सेल कर रही है तो आप ये समझ जाओ कि कमर्शियल लोग गवर्नमेंट में भी घुस गए। वाणिज्यिक प्रवृत्ति के लोग गवर्नमेंट में घुस जाएंगे तो गवर्नमेंट की सर्विसेज गवर्नमेंट सेक्टर से ही सेल करने लगेंगे, सेल परचेज के अंडर में चला जाएगा, मार्केट का विषय बन जाएगा। तो द एजुकेशन विल बिकम ए मार्केट गुड्स। तो एजुकेशन मार्केट गुड्स हो जाएगा। which can be sold.
माने उसको बेच सकेंगे आप। तो आप इसका अंतराल समझ सकते हैं कि 4 चीजें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा ही संचालित की जा सकती हैं, इसका कोई विकल्प नहीं है। अगर ये सेल परचेज होगा तो शिक्षा की गारंटी नहीं है कि 100% लोग शिक्षित होंगे। जैसे कि देखें, आइसक्रीम बिकती है, तो क्या आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सभी को आइसक्रीम मिल रही होगी? और क्या ऐसा हो रहा है कहीं? मिठाई अगर कमर्शियल फील्ड में खरीदी और बेची जाने वाली वस्तु है, घोषित है, तो मिठाई सबको मिलना सुनिश्चित आप कर सकते हैं क्या कि हर आदमी के घर में एक डब्बा मिठाई रोज पहुंचेगी? ऐसा कर सकते हैं क्या आप? तो जो अनिवार्य सेवाएं हैं, अच्छा ये मिठाई नहीं खाएगा तो उसको कुछ होने वाला नहीं, इसलिए कोई अनिवार्य नहीं है। तो अनिवार्य सेवाएं जो नहीं हैं उनको कमर्शियल फील्ड में रखा जाता है कि सार्वजनिक नहीं है। वो मिठाई सार्वजनिक नहीं, ध्यान रखें, मिठाई सार्वजनिक विक्रय की वस्तु नहीं है। आप कहेंगे वो तो बाजार में रखा है, सार्वजनिक कहाँ है? मिठाई सार्वजनिक वस्तु नहीं है, सार्वजनिक उसके ग्राहक भी नहीं है कि उनको चाहिए, रोज चाहिए, उसके बिना मर जाएंगे। लेकिन पानी, वाटर सप्लाई, मिठाई का डब्बा ना जाए चल जाएगा, लेकिन अगर पानी का नलका ना पहुंचे तो मुसीबत होगा या नहीं होगा? होगा। तो ऐसी जो भी अनिवार्य सेवाएं हैं उनमें से किसी को भी कमर्शियलाइज नहीं किया जा सकता। नहीं तो ये आपको 20 रुपए लीटर, 200 रुपए लीटर, 2000 रुपए लीटर, 2 लाख रुपए लीटर, 2 करोड़ रुपए लीटर भी इसका रेट हो सकता है और नोबडी कैन स्टॉप इट। सेल परचेज जो एग्रीमेंट है वो ओपन टू ऑल है कि आप कितने में भी खरीदे, कितने में भी बेचें। दिस इज द मार्केट सिस्टम कि बेचने वाला कितने में भी अपनी चीज बेच सकता है, आप उसको रोक नहीं सकते। कोई आदमी अपनी साइकिल बेच रहा है तो वो कितने में भी बेच रहा है, वो 100 रुपए की बेच दे, 150 की बेचे, 200 की बेचे, 300 की बेचे, 500 की बेचे, फ्री में किसी को बेच दे, 1 रुपए में बेच दे। 5000 की साइकिल कोई 5 रुपए में बेच दे, कोई इसका रूल बनाया जा सकता है क्या? नहीं, ये ओपन मार्केट सिस्टम है। तो जो कमर्शियल फील्ड है वो ओपन मार्केट सिस्टम है। एंड if it is a open market system, it's an open market system, तो इसको आप अनिवार्य सेवाओं में कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं? ओपन मार्केट है तो ओपन मार्केट का मतलब क्या हुआ कि ये 5 रुपए में भी बेची जा सकती है, 5000 रुपए में बेची जा सकती है। दिस इज कॉल्ड ओपन मार्केट सिस्टम। तो जो चीजें ओपन मार्केट सिस्टम की नहीं है, मतलब मार्केट से बाहर की हैं, तो वो कमर्शियल फील्ड में नहीं रखी जा सकती। जैसे वाटर सप्लाई, आगे चल के हो सकता है ऑक्सीजन सप्लाई भी होने लगे। जब प्रदूषण बहुत बढ़ जाएगा तो आपको सांस लेने के लिए फ्रेश ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ा करेगी। तो 24 घंटे में कम से कम डॉक्टर एडवाइस करेंगे आपको, दे विल एडवाइस कि यू शुड हैव द फ्रेश ऑक्सीजन बॉटल डेली फॉर 1 आवर 2 आवर्स। ऐसा कुछ भी डॉक्टर को एडवाइस आपको करेगा आगे चल के प्रदूषण अधिक बढ़ने पर। तो आपको घंटे या 2 घंटे तक रोज अगर आप फ्रेश ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो ये लगभग ये सभी के लिए अगर अनिवार्य हो जाएगी तो फिर ये गवर्नमेंट सेक्टर में से लेना पड़ेगा। नहीं तो ये करोड़ों रुपए
में सिलेंडर बिक सकता है। अभी आपने कोरोना काल में देखा था कि सिलेंडर जो है, जो 100-200 रुपए वाला भी रहा होगा, तो वो भी हजारों रुपए में बिका, 40-40 हजार में बिका। तो वो क्यों बिका? क्योंकि ये मार्केट में चला गया। अगर गवर्नमेंट सप्लाई करेगी तो वो नॉर्मल सप्लाई होगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो शिक्षा है, जो रोजगार है, जो आवासीय सुविधाएं हैं, जिंदगी जीने के लिए जो अनिवार्य सुविधाएं हैं, जैसे आवासीय भूखंड, सड़क, रेलवे, कोई भी यातायात परिवहन, वाटर सप्लाई, जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति, खेल पार्क और बाजार आदि सेवाएं, ये कैसे करेंगे आप? ये जो सुविधाएं हैं, जो आपको जिंदगी जीने के लिए अपरिहार्य हैं, अनिवार्य हैं, उनको आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? अगर ये अनिवार्य हैं तो आप इनके बिना जिंदे नहीं रह सकेंगे। तो जिन चीजों के बिना आपका जीवन जो है वो मुश्किल हो जाए, उसे अनिवार्य सेवाएं कहते हैं। अगर शिक्षा ना मिले तो मानवता मरने लगती है, मानवीय व्यक्तित्व ही नष्ट हो जाएगा आपका। लेकिन कंफर्ट, बिस्कुट, नमकीन, समोसा, ये चाय या काफी और इन चीजों से आपका जीवन न मिलने से नष्ट हो जाएगा, ऐसी कोई कहीं इसकी प्रामाणिकता नहीं है। तो ये जितना भी आपको चॉकलेट है, आइसक्रीम है, कंफर्ट है, बिस्कुट है, ये तमाम तरह की चीजें जो घरेलू आप दूसरे जीवन जीने के लिए यूज करते हैं, वो जीवन के लिए अनिवार्य नहीं है। वो आपका ज्यादातर मनोरंजक है। उनमें अनिवार्यता नहीं है। लेकिन शिक्षा अनिवार्य है। शिक्षा अगर नहीं मिलेगी तो आप पिछड़ते हुए पशु तुल्य हो जाएंगे, आपका मानवता आपकी मर जाएगी। शिक्षा जहां पे नहीं है, वहां पे औसत आयु भी घटती चली जाती है मनुष्य की। शिक्षा जैसे जैसे बढ़ी है, वहां वहां उन देशों में जहां जहां शिक्षा बढ़ी है, और शिक्षा क्वालिटेटिव रूप से जहां बढ़ी है, वहां वहां औसत आयु, शिक्षा के बढ़ने के क्रम से औसत आयु में वृद्धि हुई है। आप कहीं भी देख सकते हैं, पूरा सभी देशों का रिकॉर्ड उठाए। एजुकेटेड कंट्रीज में, हाईली एजुकेटेड कंट्रीज में हाई दर है आयु की, औसत आयु अधिक है। तो आप इसे आप अनुमान लगा सकते हैं कि एजुकेशन से आयु घट बढ़ रही है। जहां एजुकेशन कम है अथवा क्वालिटी खराब है, वहां पे औसत आयु कम है। ये कहीं भी आप स्टडी कर सकते हैं, इसको गूगल करके देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। रिसर्च का विषय आपके लिए हो सकता है, इस पर शोध कर सकते हैं। रिजल्ट यही आएगा जो हम बताएं। मानवता मरने लगी। शिक्षा न दोगे तो मरेगी, रोजगार न दोगे तो भी मरेगी, भूखों मर जाएगी। भूखमरी के शिकार पिछले बहुत सारे वो कंट्री हैं जहां पे शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था नहीं दी गई है, वहां पे भूखमरी, गरीबी, तबाही, ये सब मौजूद है। तो गरीबी और भूखमरी उन्हीं जगहों पर अधिक है जहां जहां बेरोजगारी की दर अधिक है। जहां प्रॉपर रोजगार लोगों को नहीं मिल रहा है, वहां पर गरीबी और भूखमरी उसी अनुपात में अधिक है, और जीवन उसी अनुपात में घट रहा है। जहां पर रोजगार की मात्रा अधिक है, वहां औसत आयु अधिक है। जहां रोजगार की जितनी कमी है, वहां पर औसत आयु उतनी मात्रा में गिरी हुई है। तो ये भी आप देख सकते हैं दूसरी स्टडी। मतलब रोजगार नहीं देंगे तो मानवता मरने लगेगी। क्या सिद्ध हुआ कि जो जो बातें जीवन के लिए अनिवार्य हैं, उनको कॉमर्शियल फील्ड में, बाजार के फील्ड में नहीं दिया जा सकता। दे कैन नॉट बी शिफ्टेड to the market. That should be
shifted to government sector. The government should hold it. गवर्नमेंट सरकार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, राजकोष इस पर व्यय होगा। अरे तो राजकोष लिया ही इसी के लिए जाता है। 4 जो जनाधिकार बताए जा रहे हैं न्याय सभा के द्वारा, शिक्षा प्राप्ति का, रोजगार प्राप्ति का, आवासीय सुविधाएं प्राप्ति का और संरक्षण प्राप्ति का। संरक्षण में चिकित्सा, सुरक्षा, बीमा, बैंकिंग, पेंशन, आश्रय, पीएफ, इस तरह की चीजें, ये सारी संरक्षण सेवाएं मनुष्य को मिले। तो ये सभी चीजें ये गवर्नमेंट सेक्टर की चीजें हैं। जनता को शिक्षा देना, माने सभी विद्यालय पूरी 100% एजुकेशन और तत्संबंधी प्रशिक्षण भी, ज्ञान और गुण दोनों चाहिए मनुष्य को। फिर इसके बाद उसको रोजगार, रोजगार के बाद उसे बस्ती में आवासीय सुविधाएं, जिसमें आवासीय भूखंड हो, उसमें नालियां हों, सड़कें हों, बिजली की सप्लाई हो, पानी की आपूर्ति हो, खेल के लिए पार्क हो। ये सब चीजें अगर सुविधाएं वहां होंगी तभी तो बस्ती में आप टिक पाएंगे, जी पाएंगे। कैसे चलेंगे? If there is no electricity supply, if there is no water supply, कोई गली नहीं है, सड़कें नहीं है, तो क्या कीचड़ में लुटोगे? अब प्राइवेट आदमी आपके मोहल्ले मोहल्ले सड़क बनाएगा, क्यों बनाएगा? और क्या कभी प्राइवेट आदमी कोई सड़क मोहल्ले मोहल्ले बनाए? उसकी जहां इच्छा होगी, जहां ज्यादा फायदा होगा वहां बनाएगा, जहां फायदा नहीं होगा वहां नहीं बनाएगा। क्या प्राइवेट आदमी कहीं भी हर जगह सड़क बना रहा है न्यायपूर्वक? कहीं आप उनको दिखाइए। प्राइवेट आदमी हर जगह न्यायपूर्वक यातायात, परिवहन की सारी सेवाएं पहुंचाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। कमर्शियल लोग जहां उनको फायदा होगा, जहां से उनको अपना सब माल लाना ले जाना होगा। जेपी सीमेंट जब रीवा में खुला तो तुरंत रेलवे लाइन वहां दौड़ा दी गई। लोगों ने सोचा कि रीवा वालों के लिए रेलवे लाइन आ गई ना, वो जेपी सीमेंट के लिए बनाई गई, जनता के नाम से। तो आप समझ सकते हैं कि वो रेलवे लाइन कमर्शियल लोग अपने लिए उसको डरवा लेते हैं सरकारी पैसे से, क्योंकि अपना माल उनको वहां से निकालना है। तो कैसे जाया आएगा? तो उनको तो रोज ट्रेन चाहिए, तो फैक्ट्री नहीं चलेगी। तो देखिए कलाकारी। तो बोले कि यहां से जनता के लिए रेल चलेगी, जनता भी खुश। अच्छा, पहले क्यों नहीं चली? क्योंकि फैक्ट्री प्राइवेट आदमी की किसी की लगी नहीं थी जो चंदा देता है। तो कमर्शियल आदमी अगर सरकार में भी दखल है तो अपने फायदे के हिसाब से ही वो सुविधाएं डेवलप करेगा जहां उसको जरूरत है। जहां जरूरत नहीं है तो कमर्शियल पर्सन आपके लिए काम क्यों करेगा? उसका तो प्रॉफिट मोटिव है। जहां प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन होगा वहां वो काम करेगा। Where there is no profit, there is no work, no service। तो आप समझ सकते हैं कि 4 ये अनिवार्य सेवाएं हैं जो जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एकोमोडेशन, फैसिलिटीज, देन प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में कई चीजें, चिकित्सा, सुरक्षा, बीमा, बैंकिंग, पेंशन, आश्रय, देखिए पीएफ, बहुत सी चीजें। टू ऑल है ये सब। ये मस्ट है, इसके बिना चलेगा नहीं। क्योंकि हर आदमी को वृद्ध होना तो पेंशन टू ऑल जरूरी है। हर आदमी को बीमार कभी पड़ सकता है तो इलाज बहुत जरूरी है, और इलाज मस्ट है। इलाज के बिना जीवन कभी भी हो सकता है। सुरक्षा सबकी अनिवार्य आवश्यकता है। सुरक्षा के बिना आदमी एक कदम बाहर नहीं निकाल सकता। हर जगह खतरा है, कहां चोर चोरी कर दे, कहां कौन लूट ले, अपहरण, हत्या, बलात्कार किसी का भी हो जाएगा। तो सुरक्षा
प्रोटेक्शन इज मस्ट, सिक्योरिटी इज मस्ट। तो मेडिकल फैसिलिटी, सिक्योरिटी, पेंशन, शेल्टर, इंश्योरेंस, बैंकिंग, PF, these all things are must, कंपल्सरी। तो इनको टेम्परेरी नहीं बनाया जा सकता। These things are not temporary matters। तो इनको टेम्परेरीली नहीं चलाया जा सकता, कंपल्सरी सर्विसेज। तो जो जो ऐसी अनिवार्य सेवाएं हैं, जिंदगी जिनके बिना नहीं चलेगी। कोई कमर्शियल आदमी आपको पेंशन क्यों बुढ़ापे में देगा? अब प्राइवेट सेक्टर कहां किसको पेंशन सुलभ कराए दे रहा है? वृद्धावस्था से वो कहता है हमको क्या मतलब। प्राइवेट आदमी कहता है वृद्धावस्था से, वो जो कमर्शियल आदमी है वो कमर्शियल आदमी आपकी वृद्धता के लिए जिम्मेदार नहीं मानता अपने को। और वृद्धावस्था में आप काम नहीं कर पाएंगे, वो सब जानते हैं, लेकिन आप जब काम करने योग्य नहीं रहते तो आपको बाहर कर देता है। जब तक काम करेंगे तब तक आप उसे प्रिय हैं। नो वर्क नो पे का सिद्धांत है वहां। तो वृद्धावस्था में तो नो वर्क है, तो माने कि नो पे चलेगा। तो इसका मतलब कमर्शियल आदमी को आप डांट डांट के जबरदस्ती फिर उससे पेंशन दिलवाएंगे और उसमें तबाही मचेगी। तो सरकार कौन कौन से कानून क्या करेगी? सभी कमर्शियल लोगों को जेल में डालेगी पेंशन अगर नहीं देंगे तो। कहाँ जेल में डाल पा रहे हैं? कितने प्राइवेट सेक्टर अभी पेंशन दे रहे हैं? कुछ आप बता सकते हैं? कदाचित ही कोई देता हो, 99% तो नहीं दिख रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये अनिवार्य जो सेवाएं वो सारी की सारी नेशनल होनी चाहिए, वो राज्य की तरफ से संचालित होनी चाहिए। ये राजकीय जन सेवा है, राज्य की तरफ से जनता की सेवा का कार्य। क्या क्या चाह? जनता को 25 साल तक शिक्षा देना, फिर जनता को 25 से 75 वर्ष तक एक रोजगार देना, फिर 75 के बाद उसको पेंशन देना, बीमार पड़ने पर चिकित्सा देना, ठीक, आय की कमी होने पर उसको इंश्योरेंस प्रोवाइड करना ताकि उसके घर औसत चलता रहे। ये सब आप देखिए। सबको, प्रत्येक नागरिक को आवास चाहिए या नहीं चाहिए? बताइए, चाहिए ना? अगर मान लीजिए कि बंबई में कोई रहता है और बंबई में जो है वो पता चला लाखों रुपए में स्क्वायर फुट की दर से बिक रहा है मान लो जमीन, तो वहां पर कोई कैसे मकान खरीद के बनाएगा? वहां पर जमीन नहीं बना पाएगा ना। इसका मतलब कहाँ रहेगा वो? कहाँ रहेगा? तो पुलों में पड़ा रहेगा। और बंबई में आप जाकर देखो, पड़े हैं लोग ऐसे। तो न्याय सभा कहती है कि प्रत्येक नागरिक को न्यूनतम 1000 स्क्वायर फुट, प्रत्येक नागरिक को न्यूनतम 1000 स्क्वायर फुट का भूखंड सुलभ होना चाहिए। अब देख लीजिए आप, प्रति परिवार अधिकतम 2500 स्क्वायर फुट की एक रेंज होनी चाहिए और न्यूनतम 1000 स्क्वायर फुट तो नागरिक को सरकार द्वारा सुलभ कराया ही जाना चाहिए। और इसकी वास्तव में कोई कास्ट, कोई इसके वैल्यू नहीं रखी जा सकती, इसकी कोई कीमत नहीं वसूली जा सकती। क्यों? ये अनिवार्य सेवा है। उसके आवास तो होना सबके लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। तो अगर आप इस पे कोई तरह का शुल्क वसूलते नहीं, गवर्नमेंट के द्वारा
बस्तियों का विकास होना चाहिए, कॉलोनियों का डेवलपमेंट किया जाना चाहिए और उसमें प्रत्येक नागरिक को एक आवासीय भूखंड मिलना चाहिए। हाँ, उससे ज्यादा का अगर कोई रखता है कुछ, तो 1000 वर्ग फुट से ज्यादा उसे चाहिए तो उसको खरीदे। ज्यादा ठाट बाट से रहना चाहता है तो अपने पैसे से खरीदे, मेहनत करे, लेकिन एक न्यूनतम आवास तो उसके पास होना ही चाहिए। वो कमा पाता है नहीं पाता है इसका क्या मतलब है, नागरिक है वो, तो न्याय धर्म सभा के हिसाब से उसको एक आवासीय भूखंड तो सुलभ होना ही चाहिए। वो इतनी न्यूनतम शर्तों पर हो कि उसके ऊपर कोई बर्डन ना हो उसका, ना के बराबर। तो आप देखें, अब जैसे जैसे इसे अंजाम देंगे कि प्रति नागरिक शिक्षा, प्रति नागरिक रोजगार, प्रति नागरिक आवास और प्रति नागरिक चिकित्सा आदि संरक्षण सेवाएं, ये जैसे ही सुनिश्चित करना प्रारंभ करेंगे तो आपको इन बातों को कमर्शियल फील्ड से ऊपर लाना पड़ेगा, राजकीय क्षेत्र में लाना पड़ेगा। द स्टेट शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड दीज 4 टाइप्स ऑफ public rights, public services, the education, the employment, the accommodation and the protection. These 4 things are compulsory, एक अनिवार्य सेवाएं, कंपल्सरी सर्विसेज। अब गवर्नमेंट यदि इसको सुलभ कराती है तो सबकी सुनिश्चितता होगी कि सब तक ये जाएगा। यदि ये कमर्शियल फील्ड में शिफ्ट कर देते हैं तो फिर इसकी गारंटी नहीं है कि सब तक जाएगा। ये केवल जो परचेजिंग पावर रखता है, परचेज पावर जिसके जेब में है तो दे विल परचेज फ्रॉम मार्केट, और जिसके पास परचेजिंग पावर नहीं है उसको कभी ये चीजें नहीं मिलेंगी, ना एजुकेशन मिलेगा, ना एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ना एकोमोडेशन आवासीय सुविधाएं मिलेंगी, ना उसको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, ना सिक्योरिटी मिलेगी, ना इंश्योरेंस मिलेगा, ना पेंशन मिलेगा, ना उसको आश्रय मिलेगा। जब उसके हाथ पांव कहीं टूट जाएंगे, एक्सीडेंट में डैमेज हो जाएंगे, कोई समस्या में फंस जाएगा, वो अपाहिज हो जाएगा, वो अपना काम नहीं कर सकेगा तो उसे भीख मांगना पड़ेगा, दर दर की ठोकर खानी पड़ेगी, मंदिर के आगे टुटुना बजाना पड़ेगा। अब ऐसा हो रहा है चारों तरफ दुनिया में, आप देख सकते हैं। कमर्शियल फील्ड से कौन नहीं लेता, वो भीख क्यों मांग रहा है? कमर्शियल फील्ड तो खुली हुई है लाखों करोड़ों अरबों सालों से, तो मंदिरों के सामने भीख क्यों मांगी जा रही है? Because the market is not responsible to provide them even 2 roti. Why should they provide? Commercial person कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कि he should provide? ये कभी संभव नहीं। तो ये पक्का समझो कि यदि ये कमर्शियल फील्ड में ये चारों चीजें जाएंगी तो ये आम जनता को ये मिलेंगी नहीं। ज्यादा से ज्यादा 1 से 5% के पास ये सेंट्रलाइज हो जाएंगी, बाकी सबको दर दर की ठोकर, गुलामी, दास्ता, भिखारी बना, चोरी बना, इसके अतिरिक्त आपके पास कोई रास्ते नहीं बचेंगे। अगर आप इसे समझ पा रहे हैं तो ये 4 चीजें अनिवार्य रूप से सरकार के हाथ में पहुंचाइए और सरकार को सभी लोग एडवाइस करें। न्याय धर्म सभा एडवाइस कर रही है, न्याय धर्म सभा तो करिए, अगर इसकी सत्ता सरकार में आती है तो राज्य को उसका 4 भागों में विभाजन होगा। 25% एजुकेशन बजट, 25% एम्प्लॉयमेंट बजट, 25% एकोमोडेशन बजट, 25% प्रोटेक्शन बजट। इन चारों सेवाओं पर समान रूप से न्यायपूर्वक 4 प्रकार के बजट बनेंगे।
और चारों सेवाएं एक सर्वोपयोगी सीमा तक इस बजट के अनुकूल सारी की सारी निःशुल्क होंगी। आप लोग खुश हो सकते हैं। ये लेकिन उस दिन आपको ये खुशी का पता चलेगा जिस दिन न्याय धर्म सभा की सरकार बनेगी। तो ये चारों सेवाएं, अनिवार्य सेवाएं सर्वोपयोगी सीमा तक पूर्णतः निःशुल्क होंगी। शिक्षा, रोजगार, सुविधा, संरक्षण, चारों चीजें जनता को सर्वोपयोगी सीमा तक निःशुल्क रूप से राजकोष के खर्चे पर सुलभ कराए जाएंगे। जनता से कोई प्रकार का शुल्क इसके लिए लेने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर लोग कहेंगे कि जब जनता से शुल्क नहीं लिया जाएगा तो ये राजकोष का निर्माण कैसे होगा? नहीं, राजकोष का निर्माण जैसा हो रहा है वैसे ही होगा। राजकोष का निर्माण बल्कि और सरल कर दिया जाएगा कि जो कोई भी कहीं भी कोई प्रोडक्शन होता है उसका 1/3 जो है वो राजस्व होता है, और उसकी वसूली के लिए लोगों के बैंक खाते अनिवार्य कर दिए जाएं और टैक्स डिडक्शन एट बैंक का सिद्धांत अपनाया जाए तो मात्र प्रत्येक नागरिक या उसके फर्म के खाते में आने वाले किसी भी धनराशि पर यदि 1% मात्र टैक्सेशन काट की कटौती लागू की जाए तो कंप्लीट राजकोष निर्मित हो जाता है। तो ये बड़ा इजी है, और सभी प्रकार के सैकड़ों टैक्स जो सरकार ले रही है इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सरकारें जो अपनी रिस्पांसिबिलिटी से भाग रही हैं, तो भाग क्यों रही, इसे भी समझ लें। सरकारें ये चारों सेवाएं जो अनिवार्य सेवाएं हैं ये कमर्शियल फील्ड में धक्का मार के पहुंचा रही हैं। क्यों पहुंचा रही हैं? ताकि राजकोष पूरा का पूरा बच जाए उनके पास, और वो उस राजकोष का, जैसे राजतांत्रिक काल में होता था कि सारी चीजें प्राइवेटाइज कर दी जाती थी। राजतंत्र में पुराना सारा रिकॉर्ड आप देख लीजिए, हर चीज प्राइवेट ही था, मतलब कमर्शियल लोगों के द्वारा ही होता था, और सरकार कोई भी काम नहीं करती थी। राजा कोई भी काम नहीं करता था, वो सिर्फ अपने किला बनाता था बस। राजा किला बनाता था, राजपुरोहित मंदिर बनाता था। तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च के अलावा इनने किया क्या है? हर जगह आप जाके देखेंगे तो बड़े बड़े मंदिरों के निर्माण मिलेंगे, और बड़े बड़े राजमहलों के और किलों के निर्माण मिलेंगे आपको। दूसरी कोई चीज आपको निर्माण में नहीं मिल रही। जरा भी जनहित की कोई चीज निर्मित हुई हो तो आप हमको बताओ। नहीं, उसको कोई प्राइवेट आदमी बना ले, प्राइवेट आदमी बनाओ। अब प्राइवेट आदमी माने कमर्शियल सेठ लोग बनाओ, तो सेठ लोगों के पास कहां टाइम है? ये तो कोई बड़ा उधर कुछ सेठों को किसी ने सुधार दिया, बुद्धि का कुछ उद्धार कर दिया किसी महात्मा ने, तो उसको प्रेरित करके कुछ चंदा फंदा उससे करवा के, दान दक्षिणा करवा के कहीं कोई विद्यालय डलवा देंगे। नहीं तो अपने से तो विद्यालय भी, क्योंकि कमर्शियल फील्ड की चीज नहीं है, तो अपने से विद्यालय क्यों बनाएगा वो? कमर्शियल फील्ड में मालूम है शिक्षा बिकेगी नहीं, कोई लेगा नहीं। इसे तो जबरन जनता तक पहुंचाना पड़ता है। विद्यार्थी कोई स्कूल जाने के लिए तैयार स्वयं नहीं है, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन क्योंकि शिक्षा मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है, तो माता पिता सरकार सब उसको चॉकलेट खिला खिला के ले जाते हैं और पहुंचाते हैं स्कूल। तो इसका ग्राहक अपने आप नहीं दौड़ के आ रहा है, लेकिन चॉकलेट की दुकान खोलता है, चाट की दुकान खोलता है, पकौड़ी की दुकान खोलता है, चाय की दुकान, ग्राहक दौड़ दौड़ के पहुंच रहा है। हर बच्चा चाट की दुकान की तरफ भागा चला जा रहा है, टॉफी आइसक्रीम की दुकानों की तरफ बच्चा भागा चला जा रहा है, स्कूल की तरफ कांप रहा है।
नहीं जा रहा खुद, तो एक मार्केट में एजुकेशन नहीं चलेगी, क्योंकि इसका ग्राहक अपने आप नहीं आएगा। और मार्केट में वही चीज चल सकती है जिसका ग्राहक खुद दौड़ दौड़ के वहां जाता हो। तो इसलिए कॉमर्शियल आदमी को एजुकेशन सेक्टर में कभी कोई रुचि नहीं आएगी, क्योंकि उसका ग्राहक मुश्किल से आएगा। वो आइसक्रीम की दुकान खोलेगा, ग्राहक तेजी से आएंगे। मदिरालय खोलेगा, ग्राहक तेजी से आएंगे। गुटखे की दुकान खोलेगा, ग्राहक तेजी से आएंगे। फिल्मों की दुकान खोलेगा, ग्राहक तेजी से आएंगे। चाट पकौड़े की दुकान खोलेगा, चौपाटी खोल के बैठ जाएगा, ग्राहक तेजी से आएंगे। तो here the customers are expected to come fast. The commercial people go there. They will open their showrooms, their hotels, their restaurants. They will open. But they are not going to open the schools. They are not going to open the employment office. They are not going to open the banks. अगर बैंक को सर्विस देना है तो कहेगा हम क्यों दें सर्विस। अगर देगा तो कहेगा हम ब्याज लगा देंगे, शुल्क वसूलेंगे। तो इसका मतलब यह है कि अपने पैसे के लेन देन के लिए भी आपको शुल्क देना पड़ेगा। आप सोचिए, हर नोट की निकासी और जमा पर भी शुल्क लगने लगेगा, आप पागल हो जाएंगे ना। बैंकिंग सर्विस अगर ये शुल्क पर आधारित हो जाएगी तो जनता बर्बाद हो जाएगी। तो बैंकिंग सर्विस शुड बी फ्री टू ऑल, इंश्योरेंस सर्विस शुड बी फ्री टू ऑल, बेसिक इंश्योरेंस सर्विस। तो बेसिक बैंकिंग सर्विस, बेसिक इंश्योरेंस सर्विस, बेसिक मेडिकल सर्विस, बेसिक स्कूलिंग सर्विस, दीज ऑल सर्विसेज अप टू दैट लिमिट, जहां तक कि वो कंपलसरी सेवाएं हैं, जहां तक कि वो आपकी अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, वहां तक एक गवर्नमेंट सेक्टर में, और उससे इधर उधर की जो जरूरतें हो अपना कोई भी चलाओ, कोचिंग कुछ भी खोलो, ट्यूटर बनो, कोई भी पढ़ाओ उड़ाओ, जिसको जो मर्जी करो, उसका फीस खूब वसूलो, कोई मना नहीं है। लेकिन ये सर्टिफिकेट देने का धंधा कमर्शियल फील्ड में नहीं दिया जा सकता। वो डिग्री बिकने लगेगी, वो तो प्रॉफिट बेस्ड हो जाएगा। तो डिग्री बेचेगा वो, लाख लाख रुपए, 1.5 लाख, 10 लाख डिग्रियां बिकने लगेंगी, पढ़ाई लिखाई गायब हो जाएगी, डिग्री की कीमत तय होने लगेगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये कौन कौन सी चीज जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में ये चारों होनी चाहिए, और कौन कौन सी कमर्शियल फील्ड में होनी चाहिए। जो गैर जरूरी है जीवन के लिए वो सारी की सारी कमर्शियल फील्ड में, जो अतिशय जरूरी है वो सब गवर्नमेंट सेक्टर में। जिन चीजों से बचा नहीं जा सकता, पानी पीना, सांस लेना, बिजली की जरूरत, घर की जरूरत, शिक्षा की जरूरत, चिकित्सा की जरूरत, ये अनिवार्य है। इसके बिना आप मर जाएंगे, बचेंगे नहीं। सुरक्षा के बिना आप मारे जाएंगे, चिकित्सा के बिना आप मारे जाएंगे, शिक्षा के बिना आपकी औसत आयु घटती चली जाएगी, रोजगार के बिना आपकी औसत आयु घटती चली जाएगी। तो प्राइवेट नहीं बल्कि कमर्शियल सेक्टर विल नॉट बी held responsible to provide the proper education, employment, accommodation, protection। ये चारों चीजें छोड़ करके बाकी सामान्य बातें हैं, उनको सबको कमर्शियल फील्ड में छोड़ो। खूब समोसा बेचो, खूब चाट पकौड़ा बेचो, खूब मदिरालय खोलो, तो सरकार उसका तो लाइसेंस बना देती है। मदिरालय का लाइसेंस का क्या मतलब है, वेश्यालय का लाइसेंस का क्या मतलब है। देखो क्या पागलपन है। जुआ घर भी लाइसेंस पे चलता है, कुछ अजीब नहीं। खेल कूद के लाइसेंस, आप लाइसेंस लीजिए पिक्चर बनाना है, आप लाइसेंस लीजिए आपको मदिरालय खोलना है, आप लाइसेंस लीजिए अगर आपको वेश्यालय खोलना है तो लाइसेंस क्या है।
अरे कोई भी शराब बनाओ बेचो, फर्क क्या पड़ता है? तो कमर्शियल फील्ड में लाइसेंस की क्या जरूरत है? लाइसेंसिंग तो होनी चाहिए थी इसकी कि सरकार की अनुमति के बिना कोई ना चलाएगा। शिक्षा, रोजगार, सुविधा संरक्षण सरकार ही चलाएगी। तो ये लाइसेंसिंग का विषय हो सकता है। लेकिन ये सभी चीजें, दारू बनाना बेचना भी लाइसेंसिंग प्रणाली पर आधारित है। लाइसेंस की क्या जरूरत है? तुम्हारा अपना आदमी जो है सबका बंद करा दोगे मोनोपोली पैदा करके, और तुम्हारा आदमी जो है माल काटेगा। तुम कितने चालाक, सबका वेश्यालय कोठा बंद करवा दोगे और जो पैसे वाला है वो एक वेश्यालय खोलो, बढ़िया धड़ाधड़ चलेगा और अरबों रुपए वहां गिरेंगे। तो ये तो चालाकी है। टू क्रिएट द मोनोपोली दे आर यूजिंग द लाइसेंसिंग सिस्टम। समझना है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अब आपकी मैक्सिमम पूंजी सब उनके हाथ में सेंट्रलाइज हो जाती है। इन 5 पंचविलास की वस्तुएं हैं, मद्य, मैथुन, कौतुक, द्यूत और संगीत। ये 5 जो है विलासिताएं हैं। इन 5 का लाइसेंसिंग प्रणाली जब भी हो जाए तो समझ जाना तुम फंस गए। और आपकी सारी पूंजी बटोर के चंद लोगों के मुट्ठी में सेंट्रलाइज कर दी जाएगी और आप उनके गुलाम हो जाएंगे। आपके पास अगर निजी संसाधन नहीं है तो आपको गुलामी करना पड़ेगा, दास्ता करना पड़ेगा, नौकरी करना पड़ेगा। गुलामी तोड़ने का एक ही उपाय है कि सबको रोजगार दिया जाए, नौकरी नहीं। सबके पास अपने रिसोर्स हो, खुद के रिसोर्स पे काम करिए, खुद की दुकान पर काम करिए, किसी दूसरे के मिल्कियत की दुकान पर मत जाइए, किसी दूसरे के रेस्टोरेंट में काम मत करिए, अपना रेस्टोरेंट खोलिए। किसी दूसरे की जमीन पर खेती पर काम मत करिए। आप अपनी खेती, जमीन, किसानी खुद की होनी चाहिए। अगर खुद की नहीं है तो आप गुलाम हो चुके, फंस चुके। आप कभी लेबर चौराहे पे खड़े होकर मत बिको, लेबर चौराहे बंद करो। इन 5 चीजों का लाइसेंसिंग प्रणाली बंद करो। पंचविलास के मद्य, मैथुन, कौतुक, द्यूत और संगीत। द्यूत माने जुआ, संगीत माने फिल्में नाचना गाना, मद्य माने मदिरालय, मैथुन माने वेश्यालय, कौतुक माने खेल कूद के सारे फ्रेंचाइजी भी करें। क्रिकेट की टीमें नीलाम हो रहे, लोग खिलाड़ी खरीदे बेचे जा रहे। लाइसेंसिंग प्रणाली है, दूसरी टीम कोई ना उतार पाएगा। सोचो आप कहां आप चलते चले जा रहे हो। और ये सब पूंजी कलेक्शन के मार्ग हैं, इसलिए उनकी लाइसेंसिंग प्रणाली अपनाई। 5 चीजें ऐसी जिनकी लाइसेंसिंग कर देने पर आप पूरी जनता की पूंजी समाप्त हो जाएगी। इन 5 के माध्यम से ही पैसा खिंचता है दरअसल। इसलिए 5 ही ये सेक्टर होते हैं: मदिरालय, वेश्यालय, खेलकूद, जुआघर, कैसीनो आदि सब लाइसेंसिंग है, देख लीजिए। और 5वां है संगीत आदि से संबंधित, गायन वादन, नर्तन आदि इनसे संबंधित, फिल्में आदि सब लाइसेंसिंग प्रणाली पर है। दूसरा आदमी दखल नहीं कर सकता। तो ये सब लाइसेंस्ड है। 5 के लाइसेंसिंग प्रणाली सब इंप्लीमेंट हो चुकी है और आपको पता ही नहीं चला कि हाथ से कब सब कुछ छीन लिया गया। इन 5 में ही आपका पैसा जाता है। अब रिक्शा वाला दिन भर रिक्शा खींचता है, शाम को अपने अब्बा जान के काउंटर पर पहुंच जाता है। कौन से काउंटर हैं? इन 5 में से कोई भी एक काउंटर पर पहुंचेगा, चिंता मत करो। 6वां कोई काउंटर नहीं है। धन वसूली का 6वां कोई काउंटर नहीं। दे नो इट वेल ऑल ओवर द वर्ल्ड। एवरी बदमाश आदमी जानता है कि पैसा कहां से आता है, कहां को जाता है, कहां से इसे कटिया डाल के कहां कहां बैठना है। 5 घाटों पर बैठना होता है, बस। ये पंचघाट है। इन 5 घाटों पर आप कटिया लगा के बैठ जाइए, सारी दौलत आपकी कटिया में फंसी मिलेगी।
इसीलिए वो लोग जानते हैं, इसलिए दूसरों को इसमें उतरने नहीं देते। पांचों घाट पर पंडे बैठे। क्या ख्याल आया समझ में? इसलिए हर ब्यूटी पार्लर पर छापा मार के कंट्रोल किया जाता है इसे, कि वहां मसाज के आड़ में कोई दूसरा तो नहीं चल रहा है, तो क्योंकि दौलत बड़ी तेजी से उसमें आने लगेगी और वो ब्यूटी पार्लर वाला रातों रात अमीर हो जाता है। 2-4-10 महीने में मदिरालय वाला थोड़े दिन में वहां बिल्कुल लाइन लगा के पैसा जमा होता है और उसकी मर्जी पर उसकी रेट से बिकता है सब। आप समझ लें, 5 ये घाट हैं जिन पे पंडे बैठाए जाते हैं बदमाशों के। इनको पांचों को आप लाइसेंसिंग प्रणाली खत्म कर दो, पूरी दुनिया आजाद हो जाएगी। इन पांचों को आजादी आप दिलवा दो, सारी दुनिया आजाद हो जाएगी। 5 घाट के बैठे हुए मोनोपोलिस्टिक लोगों को, एकाधिकारी, एक छत्र साम्राज्य है, मोनोपोली है उनकी। तो ये पांचों घाटों पर मोनोपोलिज्म जो है इसको हटाकर इसे सार्वजनिक कर दो, इसे कमर्शियलाइज करो। नो लाइसेंस एट ऑल, जिसकी जो मर्जी जाओ खरीदो बेचो। पांचों को स्वतंत्रता देते ही सारी दुनिया आजाद हो जाएगी, क्योंकि पैसा सब हाथ में पहुंच जाएगा, सभी हाथों में पैसा पहुंच जाएगा और सारे बड़े आदमियों का पैसा इसमें आके गिरेगा। और इसीलिए वो लोग बड़े आदमियों को ही इसके हाथ में रखते हैं ताकि वो पैसा घुमा के उसी के पास रहे। नहीं तो बड़े से बड़ा पूंजीपति का पैसा इन 5 में ही गिरता है रोज शाम को, बच नहीं सकता इससे कोई। इसलिए धन का डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप हो जाएगा अगर इसकी पांचों की मोनोपोली खत्म कर दी जाए। धन का डिस्ट्रीब्यूशन, अरे तो ये कमर्शियल फील्ड में जाना चाहिए था। और इसकी लाइसेंसिंग प्रणाली, लाइसेंस का मतलब है गवर्नमेंट के हाथ में चला गया, समझना। तो इसे तो लाइसेंस नाम से गवर्नमेंट ने इसको अपने आदमियों को, जिनकी सेटिंग है उनके साथ, जिनके साथ कमीशन खोरी हो रही, तो उनको इसके लाइसेंस दे दिए जाते हैं कि तुम मोनोपोली, तुम दमाद हो गया इससे, हमारे घाट पर बैठो। तो बड़ा सोचा समझा है, आप लोगों को ये तिकड़म समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये बहुत लंबा खेल है। जिस दिन समझ जाओगे उस दिन उद्धार हो जाएगा। ये 95% आदमी, बल्कि 99% आदमी बातों को नहीं समझता। ये हम बता रहे हैं, तब भी आप सब कितना समझ पा रहे होंगे कहना मुश्किल है। जो बहुत दिन से हमको सुन रहा है उसको भले थोड़ा बहुत पल्ले पड़ जाए, आम जनता तो लाखों लोग अभी भी सुन रहे होंगे, लेकिन अधिकांश की समझ में नहीं है क्या कहा गया है। बड़ा गंभीर है विषय। तो आप लोग इसे समझ सकते हैं कि वास्तव में निजीकरण नहीं, एक कमर्शियलाइजेशन हो रहा है। निजी तौर पर आप भी हैं, आप कुछ कर लेंगे, ना ना ना, कमर्शियलाइजेशन किया जा रहा है। सरकारी सेवाओं को और पांचों का उनका तो जिन्हें कमर्शियल फील्ड में होना चाहिए था वो राजकीय लाइसेंसिंग प्रणाली के शिकार हो गए और अपने खास चुने हुए लोगों को। और ये जो भेजा जा रहा है कि अब शिक्षा, रोजगार, सुविधा, संरक्षण सब भी कमर्शियल लोग चलाएंगे, तो कमर्शियल पुलिस हुआ करेगी आगे चल के, कमर्शियल जो है डॉक्टर हुआ करेगा, कमर्शियल टीचर हुआ करेगा, कमर्शियल। अब सोचना वो कितना आपको एजुकेशन, चिकित्सा और सुरक्षा दे पाएगा? हाँ, देगा? सावधान रहो, बहुत कुछ गंवा चुके हो। अभी भी समझ में नहीं आया तो दर दर की ठोकरें खाओगे, भीख मांगोगे और गुलाम माने जाओगे, भूखमरी के शिकार और गरीबी के शिकार होगे। आज भी लगभग 95% आदमी दास्ता की जिंदगी जी रहा है, दरिद्रता की जी रहा है, दुखों से भरा जीवन जी रहा है। 1 से 5% आदमियों ने प्राय सभी चीजों पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है धीरे धीरे, और एक घट रहा है, धीरे धीरे 1% के पास बचेगा और धीरे धीरे चंद 200-400 लोगों के हाथ में बचेगा, बाकी सब कंगाल। एक तो ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। तो
बहुत सावधानी की जरूरत है। ये शायद ये प्रश्न आप सभी को स्पष्ट हुआ हो। इस पर फिर आगे बातचीत होती रहेगी। आज का समय समाप्त हो रहा है, तो आप सभी उपस्थित सज्जनों को धन्यवाद। अगले रविवार पुनः हम लोग उपस्थित होंगे लाइव कार्यक्रम के लिए। तब तक के लिए विश्राम।